आज का जो माइनर एक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान जुडिशरी सर्विस के सिलेबस से रिलेटेड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट। तो इस एक्ट के मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझते हैं और उसके अंदर किसी सेक्शन के अंदर कोई सेंटेंस हो जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है या ऑप्शन फ्रेम होता है, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा बेर एक्ट के साथ। तो ये है अपना आज का बेयर एक्ट, माइनर एक्ट जो हम कवर करने वाले हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो चीजें थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर वुमेन के अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है कि घर में रहते हुए अगर कोई वायलेंस होता है, कोई अत्याचार होता है, कोई उनके साथ कोई मार पिटाई होती है, तो उसको वायलेंस कह देते हैं कि भाई घरेलू हिंसा हो गया, घर में रहते हुए उनके साथ हिंसा हो गई। तो पहले इसके रिगार्डिंग कोई एक्ट था नहीं, या स्टैट्यूट में नहीं था, कोई प्रोविजंस नहीं थे दूसरे। जैसे मान लो कोई हाथापाई हो गई तो हम आईपीसी के 323 के अंदर चले जाते थे या ऐसी चीज होती थी। बट फिर जब इंटरनेशनली ये चीज डिस्कस की गई बहुत सारे फोरम पे, बहुत सारे स्टेजेस पे, तो इस चीज के बारे में हमें ये पता चला कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई एक किसी एक या दो या फ्यू कह सकते हैं ना, बहुत कम लोगों के घर के इंसिडेंट्स नहीं थे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसको समझा गया कि एक डोमेस्टिक वायलेंस एक आज का इशू है। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुई थी और वो था वियना अकॉर्ड 1994। ठीक है, और इसके बाद हुआ था एक बीजिंग बीजिंग डेक्लेरेशन। ये हुआ था 1995 में। तो ये दो चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि हाँ, इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दो अकॉर्ड, एक अकॉर्ड था, एक डिक्लेरेशन थी वियना और बीजिंग के। इसमें ये चीज डिस्कस हुई कि हाँ, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक एक आज का प्रेजेंट टाइम का एक इशू है और उसको हमें डील करना पड़ेगा। तो सेम फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसे ही जब अकॉर्ड बीजिंग मीटिंग्स चलती रही तो एक यूनाइटेड नेशन यूएन की कमेटी थी, यूएन कमेटी ऑन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इस कमेटी की कन्वेंशन भी थी और इसको काफी सीरियसली लिया गया, काफी हर जगह हर कंट्री ने इसको सीरियस लिया। तो ऐसे ही होते हुए जो इसके अंदर डिक्लेरेशन दी गई थी, एक डिक्लेरेशन थी, एक रिकमेंडेशन दी गई थी, कहाँ पे किन्होंने दी थी, CEDAW। ये क्या है? ये है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये 1989 की रिकमेंडेशन थी यहाँ पे। तो
तो इन सब एक अपना CEDAW कैडो कह सकते हैं या सीडो कहते हैं, जो भी जैसे भी आप एक बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद बीजिंग डिक्लेरेशन है, एक अपना वियना अकॉर्ड है। तो इन सबको स्टडी करके, रिकमेंडेशन स्टडी करके हर स्टेट को कह दिया गया था, स्टेट मतलब कंट्रीज को, कि आप एक डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कुछ ऐसा फ्रेम करो, कुछ एक लॉ लेके आओ, कुछ स्टैट्यूट लेके आओ। तो सेम अपना एक स्टैट्यूट आया जिसको इंडियन गवर्नमेंट के में कहा गया द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आज इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो एनेक्ट कब हुआ था, कब इसको असेंट मिली थी। असेंट का देखो एक बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असेंट कब मिली थी। तो एक इंपॉर्टेंट ये है, एसेंट कब मिली थी 13 सितंबर 2005 को। और ये फोर्स में कब आया था, ये आया था 26/10/2006 को। छब्बीस 10/2006 को एनफोर्स में आया था, एनफोर्समेंट डेट। तो इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद आ जाओ इसके अंदर, डेफिनेशन के अंदर 2A काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछा जाता है जो है एग्रीव्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो एग्रीव्ड पर्सन तो यूज किया गया है यहाँ पे, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि मींस एनी वुमन, है ना, यूज कर लिया। एग्रीव्ड वुमेन भी यूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पर्सन यूज किया है, और लेकिन फिर डेफिनेशन में लिख दिया कि मींस एनी वुमन, किसी लेडी के लिए कह रहे हैं। तो हु हैज बीन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे किसी रेस्पोंडेंट के साथ, और इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप पर समझ लेना क्या होता है 2F। तो रिस्पोंडेंट जिसकी वजह से आप कहते हो कि हाँ इन्होंने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो होता है रिस्पोंडेंट। तो ये होते हैं एग्रीड पर्सन, इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। और उसके बाद आपका है 2F इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब समझ लो आपकी भाई घर के अंदर कोई रिलेशनशिप है। तो ऐसी रिलेशनशिप कैसी हो सकती है, दो लोगों के बीच में जो कि साथ रहते हों और कोई किसी पॉइंट में किसी टाइम पे साथ रहे हों, ठीक है। और उन्होंने अपना उस घर को, उस अपने स्पेस को क्या नाम है, एक दूसरे के साथ शेयर किया है, ठीक है। अब वो आपस में कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपस में शादी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपस में किसी रिलेशनशिप से क्या नाम है रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। अगर वो पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो आप कैसे भी एक दूसरे से आपका कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शन कैसा भी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसके बाद आ जाओ जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है क्यू से, रिस्पोंडेंट कौन होगा। तो यहाँ पे देखो क्या यूज किया गया, रिस्पोंडेंट मतलब मींस एनी एडल्ट मेल, इन्होंने ये यूज किया है। लेकिन साथ में आप एक चीज देखना कि आपको एक जजमेंट पढ़ के जानी होगी, और वो जजमेंट होगी हरसोरा, हरसोरा वर्सेस हरसोरा। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है दैट एडल्ट मेल, जो कि सेक्शन 2Q में दे रखा है,
will stand deleted। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं यार, एडल्ट मेल बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो एडल्ट मेल को डिलीट किया गया है। और नाउ अब इसमें क्या कहा है, तो अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि खाली एडल्ट मेल नहीं होगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप किसी के साथ भी रहते हो, अगर कोई अपोजिट में कोई लेडी हो सकती है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकती? तो इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि भाई यहाँ पे हरसोरा वर्सेस हरसोरा में, तो इसलिए एडल्ट मेल को डिलीट किया गया। अब यहाँ एनी पर्सन, कोई भी जो हो सकता है, मींस पर्सन हु इज, तो यहाँ पे एनी एनी एडल्ट मेल को डिलीट कर दिया। तो अब उसके बाद आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है सेक्शन 3, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो जहां से डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा कोई भी काम करो जिसकी वजह से आपका, यहाँ आ जाओ, आपको इंजरी हो, एंडेंजर्स टू हेल्थ, सेफ्टी, लिम्ब, वेल बीइंग, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जहां से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अब्यूज कैसा हो सकता है, जैसे आपने एंडेंजर कर दिया हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ को लेके, मेंटल या फिजिकल, साथ में अब्यूज भी हो सकता है। कैसा अब्यूज? फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज भी इंक्लूड होता है, इवन इकोनॉमिक अब्यूज भी। तो 3 का जो है वो आपका क्लॉज ए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाओ कि वर्बल एब्यूज के बारे में भी दे रखा है, जो कि अपना है 3 में, पॉइंट नंबर 3 देखो, वर्बल एब्यूज एंड इमोशनल एब्यूज का मतलब क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो वर्बली जब आप अब्यूज करोगे तो क्या हो सकता है, जैसे इंसल्ट कर दिया हो, ह्यूमिलेट कर दिया हो, नेम कॉलिंग की हो, किसी नाम से आप बुला के उसको इंसल्ट करते हो, तो किसी भी फीमेल को, किसी लेडी को, वुमेन को रिपीटेड थ्रेट दे रहे हो टू कॉज फिजिकल पेन, कि आपको कुछ ऐसा थ्रेट दे रहे हो, डरा रहे हो कि तेरे को ऐसे मार देंगे, पीट देंगे, कुछ ऐसा चीजें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड। साथ के साथ आपका फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक अब्यूज का मतलब क्या होता है? आप अगले इंसान को पूरी तरीके से ऐसी उसकी कंडीशन कर दो, ऐसी हालत कर दो कि उसके पास 1 रुपए 2 रुपए भी ना हो, कि वो अपना जाके कुछ मेडिसिन की जरूरत है, कहीं उसको बाजार जाने का मन है तो वो ऑटो से या किसी किसी चीज का, उसको 2 रुपए भी नहीं है, 5 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, कि वो कहीं पे उसको देकर कुछ मेडिसिन ले ले या कहीं चली जाए, आप उसको रिसोर्सेज से बिल्कुल डिप्राइव कर रहे हो आप भाई, आप वो एक इकोनॉमिक अब्यूज होता है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पढ़ना चाहिए, और कहाँ से आता है, ये है सेक्शन 4, यहाँ से आता है। और इसकी यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 क्या कहता है? तो इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दो, एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन 6, ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम। तो शेल्टर होम की क्या ड्यूटी है? अगर किसी, देखो लेडी आ जाए, कोई पर्सन हो, एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन यूज कर रखा है लेकिन वो कौन है? वुमेन है, हमने उसके डेफिनेशन पढ़ा था। तो कोई एग्रीड वुमन हो या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल्टर होम के इंचार्ज को कहता है कि ये भाई लेडी है, अभी ये यहाँ रहना चाहिए, तो ये शेल्टर होम के इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो उसको वहां रखे। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि पढ़ना चाहिए आपको, है सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करती है। यहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट 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 डिस्ट्रिक्ट, इन ईच डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जितने भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में आ जाते हैं फिर सेक्शन 9 पे,
क्या क्या ड्यूटीज हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की, यहां से क्वेश्चन काफी बार बन जाता है। इसमें बन जाता है सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए से कि ये क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी है असिस्ट करना मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद क्या करना, टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंट DIR रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को देना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जहां से आता है, यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जो अपना ऑप्शन होता है ना ABCD, वो यहां से बन जाते हैं। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग लीगल एड और काउंसलिंग शेल्टर होम, इनकी लिस्ट भी मेंटेन रखते हैं अपने पास। उसके बाद आ जाता है G पे, टू गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड, तो मेडिकली एग्जामिन वो हो जाए, उनकी मेडिकल हो जाए उनका, तो ये भी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होगी। उसके बाद सेक्शन 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर कौन से सेक्शन में है। और एक चीज पूछ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, वॉलेंटरी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, एक्चुअली इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है एक तरह से, वॉलेंटरी होता है, अपनी तरफ से ये लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपकी ड्यूटीज ऑफ दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती हैं। सेक्शन 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हर स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी हो सकती हैं, तो ये है ABCD करके ड्यूटीज हैं। वैसे तो सेक्शन से अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं कि ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, लेकिन आप इन पॉइंट्स को भी, क्लॉजेस को भी पढ़ लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12, एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, तो एग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, या कोई अदर पर्सन जो कि एग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड है, वो एप्लीकेशन कर सकता है मैजिस्ट्रेट को, किस लिए, कुछ रिलीफ मांगने के लिए। कौन कौन से रिलीफ मांग सकते हैं, तो वो सारी चीज अपने को पढ़नी है। अब इसमें आ जाओ सीधा आपके इंडेक्स के पेज पे, तो ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12, जहां से आप एप्लीकेशन दोगे, क्या क्या चीज मांगने के लिए आप मांग सकते हो, राइट टू रिसाइड इन शेयर होल्ड हाउस होल्ड, घर के अंदर रहने का, प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकते हो, रेसिडेंस ऑर्डर मांग सकते हो, मॉनेटरी रिलीफ मांग सकते हो, कस्टडी ऑर्डर मांग सकते हो, कंपनसेशन ऑर्डर मांग सकते हो। तो ये है 17 से 22 तक, ये सारे 17 से 22 तक सेक्शन जो है ना, इनके रिगार्डिंग आप मांग सकते हो अपना सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फाइल करके। तो अब आ जाओ फिर से सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। 4 और 5, सेक्शन 4 और 5 क्या कहता है, द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, पहली डेट का फिक्स करेंगे विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर, जब भी फाइल हो जाएगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन रिसीप्ट होगी, एप्लीकेशन लग गई मैजिस्ट्रेट के आगे, तो 3 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग करनी है। क्या ये पॉसिबली हो पाता है प्रैक्टिकली, तो ये आप मेरे को बताओगे कमेंट्स में कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है या नहीं हो पाता, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी एप्लीकेशन लगी हुई है, तो कई बार क्या है कि फॉलो नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाओ सब सेक्शन 5 पे, मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज, सीधी सी बात है, मैजिस्ट्रेट को कोशिश करनी है कि ये पूरा एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, फर्स्ट हियरिंग के 60 दिन के अंदर अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 13, जिसमें सेक्शन 13 में पूछा जाता है, यहां से जो फर्स्ट लाइन है ना, अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग अंडर सेक्शन 12 given by the magistrate to shall get it served by such means as provided in the respondent, तो ये है कि मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर दिया गया है, नोटिस किया गया है कि ऐसे से है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे देंगे और वो उनको कहेंगे अब सर्व कर दो। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, जो कि है उसका सबसेक्शन 2, काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ऑप्शन बनते हैं। वेयर द मैजिस्ट्रेट हैड इशूड एनी डायरेक्शन टू सबसेक्शन 1
he shall fix the next date of hearing within the period not exceeding 2 months। 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर वो चीज आपको नेक्स्ट डेट अपना हियरिंग की लगानी है। तो उसके बाद आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 17 राइट टू रिसाइड, जो मैंने बताया था। उसके बाद सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, सीधा फिर सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 20 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20, ठीक है। और सेक्शन 20 के ये 3 क्लोज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो वाइल डिस्पोजिंग, जब आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को चल रहा होगा, उसको सुन रहे होगे, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा रिस्पोंडेंट को टू पे मॉनेटरी रिलीफ, कि आप कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट एक्सपेंसेस दो, जो कि उसको एग्रीव्ड वुमेन को, एग्रीव्ड पर्सन को लॉस हुआ है, उन्होंने सफर किया है। अगर कोई चाइल्ड है तो वो भी उसमें कंसिडर किया जाएगा कि साथ में एक बच्चा भी है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। और ये जो भी रिलीफ होंगे ना, वो इंक्लूड करते हैं अपने आप में क्या, लॉस ऑफ अर्निंग को, भाई मेरी अर्निंग लॉस हो गई ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। आपका मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर करता है, लॉस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्रीड पर्सन। के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो उससे छीन ली गई है, उसकी वजह से भी अगर कोई लॉस हुआ है, तो इन सबको चीज सोचते हुए मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके बाद आप सी का देख लो इंपॉर्टेंट। और फिर आ जाओ सेक्शन 22 पे। सेक्शन 20 है कंपनसेशन ऑर्डर। तो कंपनसेशन ऑर्डर भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या डैमेजेस फॉर द इंजरीज, कैसे कैसे इंजरी हुई है, इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर और इमोशनल, तो उसके डिपेंड पे भी आपको किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 23, मैजिस्ट्रेट इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरिम क्या होता है और एक्स पार्टी क्या होता है। इंटरिम का मतलब आप ये समझो कि जब तक ट्रायल, जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, फाइनल डिसीजन ही फाइनल जब तक नहीं होता, फाइनल डिसीजन में क्या मॉनेटरी देना चाहिए, क्या आपका कस्टडी देनी चाहिए, रेसिडेंस ऑर्डर देना चाहिए, जब तक ये फाइनल डिसाइड हो रहा है, उससे पहले कुछ ना कुछ इंटरिम, कुछ ना कुछ आपको जज दे देता है कि हाँ भाई फिलहाल अभी तक ये फाइनल में बाद में सुनाऊंगा। तो एक्स पार्टी क्या होता है कि कई बार अपोजिट पार्टी, रिस्पोंडेंट हस्बैंड और जिन्होंने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो कोर्ट में नहीं आते, तो वो चाहे आए या ना आए, एक्स पार्टी ऑर्डर उनके, जब वो ना आए, उनको कोई प्रेजेंट ना हो, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है कि भाई एक्स पार्टी कर दिया, कोई प्रेजेंट नहीं था। जहां से आ जाओ फिर सीधा सेक्शन 31 जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट अगर किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर को ना माने और मानने से मना कर दे तो क्या होगा, तो अब ब्रीच, कोई भी ब्रीच होगा तो 1 साल तक की सजा मिल सकती है, या फिर फाइन हो सकता है जो कि 20,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों चीज हो सकती है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। तो सीआरपीसी है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी द ऑफेंस इंटेंड शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। और ये कौन सा ऑफेंस है, ये सेक्शन 31 के सबसेक्शन 1 के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर को अगर रिस्पोंडेंट नहीं मानता है तो वो अपने आप में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। कॉग्निजेबल मींस पुलिस वाला आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, और नॉन बेलेबल मींस आप समझ रहे हो, बेल आपकी बेल होने में दिक्कत हो जाएगी, नॉन बेलेबल हो जाएगा वो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज थी, यहीं से आपका ऑप्शन बनते हैं। और आज के लिए इस एक्ट में से द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में से ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का पेपर आ गया है, राजस्थान जुडिशरी का, उसके अंदर इन्हीं में से ऑप्शन बनते हैं। आप इनको रिवाइज करके जाओ और अपना जाके जितने ऑप्शन है फाड़ दो पेपर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट बेरेट के साथ, जो भी जुडिशरी के अंदर कवर करनी चाहिए मैं उसको कवर करा दूंगा। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।